जय हिंद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने नियुक्तिकरण का आशय समझा था। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग में हमने 3 तत्वों को समझा था। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग 3 तत्वों से बनता है। पहला है भर्ती, जिसको कि हमने पूर्व की कक्षा में समझ चुके हैं। आज हम उसका दूसरा तत्व चयन, इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। किसी भी संस्था में सही समय पे सही पद पर सही व्यक्ति का चुनाव चयन कहलाता है। आप ही बताइए, क्या हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य करवा सकते हैं? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। इसकी एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के थ्रू कोई भी व्यक्ति की नियुक्ति उस पद पे की जाती है। आइए अब हम उसकी प्रोसेस को विस्तार पूर्वक समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम चयन प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझते हैं। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले हमें आवेदन पत्रों की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह है, जो भी इच्छुक आवेदक है वह अपना आवेदन पत्र भरकर उस संस्था को पहुंचाता है। फिर बारी आती है प्रारंभिक साक्षात्कार की। जब आवेदकों की संख्या बहुत अधिक होती है तो उस संख्या को कम करने के लिए आवेदकों को प्रारंभिक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और अयोग्य प्रार्थियों को अलग कर दिया जाता है। इस प्रारंभिक साक्षात्कार में भी आवेदक की बुद्धि और कौशल का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद बारी आती है बच्चों कोरे आवेदन पत्रों की पूर्ति एवं जांच। जो प्रारंभिक साक्षात्कार में सफल हो जाते हैं उन आवेदकों से कोरे कागज पर उनसे रिलेटेड जानकारी मांगी जाती है, जैसे उनका नाम, उनका पता आदि। उसके बाद बारी आती है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में एक प्रकार से बहुत सारे रिटन टेस्ट होते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव टेस्ट, उसका सब्जेक्टिव नॉलेज देखा जाता है। उसके बाद उसमें इंटरेस्ट टेस्ट भी होते हैं कि वह आवेदक किस चीज़ में रुचि रखता है। उसके बाद जीके का टेस्ट भी इसमें होता है। उस आवेदक का जनरल नॉलेज भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है व्यक्तिगत साक्षात्कार। इसके अंतर्गत आवेदक को संस्था में बुलाया जाता है और मौखिक रूप से तर्क वितर्क करके उसकी बुद्धि और कौशल का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्वास्थ्य परीक्षण। जो आवेदक साक्षात्कार में सफल होता है उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है कि वह पूर्व से ही तो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, उसकी आईसाइट वीक तो नहीं है, क्योंकि यदि पहले से ही उसे कोई बीमारी होगी तो उसका विपरीत असर संस्था पे पड़ेगा। इसके बाद बच्चों बारी आती है विभाग अध्यक्ष की स्वीकृति। जो आवेदक मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं उन्हें विभाग अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है। यह मान लिया जाता है कि अब उसका चयन निश्चित है, अब वह चयनित हो चुका है। इसके बाद बारी आती है नियुक्ति पत्र जारी करना। यह अपॉइंटमेंट लेटर किसी भी संस्था के स्वीकृत अधिकारी द्वारा दिया जाता है। इस पत्र में पद, वेतन और संस्था से जुड़ी हुई सभी शर्तों के बारे में विवरण होता है। नेक्स्ट स्टेप है नियुक्ति एवं कार्य का आवंटन। जब आवेदक को नियुक्ति पत्र मिल जाता है, इसका मतलब अब उसको उस संस्था को निर्धारित समय में ज्वाइन करना है और उसके बाद उसे वह कार्य बता दिया जाता है जो कि उस व्यक्ति को करना है। और लास्ट में इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप है प्रशिक्षण एवं विकास। नव नियुक्त को प्रशिक्षण के माध्यम से वह नया कार्य सिखाया जाता है जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, जिससे कि वह और कुशलता के साथ अपने कार्य को संभाल सके। तो बच्चों, यह थी प्रक्रिया
और इसको हमें स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना पड़ता है। बच्चों, आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा कि जब भी एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम होता है तो कई बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अलग अलग प्रोग्राम के लिए कई बच्चे उसमें अपना नाम लिखवाते हैं, परंतु टीचर उनकी एक प्रैक्टिस देखकर कुछ बच्चों को सेलेक्ट करती है और कुछ बच्चों को मना करना पड़ता है। टीचर जिन बच्चों को सेलेक्ट करती है फिर कई दिनों तक उनसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस प्रैक्टिस का मतलब है उन्हें एक प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें स्टेज पे किस प्रकार से परफॉर्म करना है। तो इसी प्रकार जब एक बार किसी आवेदक का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रेनिंग देना आवश्यक होता है। उसे बताया जाता है कि उसे नया कार्य किस प्रकार से संभालना है, किस प्रकार से करना है। प्रशिक्षण के द्वारा उसमें जो भी कौशल है उसको और ज़्यादा निपुण बनाया जाता है। प्रशिक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्य पर प्रशिक्षण और दूसरा होता है कार्य से दूर प्रशिक्षण। कार्य पर प्रशिक्षण का मतलब है जब संस्था में ही एम्प्लॉयज़ को प्रशिक्षण दिया जाता है तो वह कार्य पर प्रशिक्षण कहलाता है। इसका लाभ यह है कि यदि एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसी समय सुपरवाइज़र से अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर लेता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत यदि उसे आती है तो वह उसी समय सुपरवाइज़र को बता देता है और सुपरवाइज़र उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता है। और कार्य से दूर प्रशिक्षण का अर्थ है कि जब हम एम्प्लॉय को संस्था में प्रशिक्षण ना देकर किसी अन्य स्थान पर भेजते हैं प्रशिक्षण देने के लिए तो वह कार्य से दूर प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण और विकास लगभग एक जैसे हैं, परंतु प्रशिक्षण में एक पर्टिकुलर फील्ड में ही व्यक्ति को निपुण बनाया जाता है, जबकि विकास का अर्थ है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। इसके अंतर्गत एम्प्लॉय के कार्य को या कुशलता को और अधिक सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का अध्याय आपने ध्यानपूर्वक समझा होगा और हमने जो भी बिंदुओं पर चर्चा की है वह आपको समझ में आई होगी। मैं आज की कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।